नमस्कार दिनेश सिंधव। अगर प्रुडेंशियल कप की बात करें 1983 जो भारत ने जीता था। इनफैक्ट मेरा जो पहला पहला दिन मैं जब क्रिकेट खेलने की कोशिश की थी स्कूल के लिए, मैं जब पहले दिन प्रैक्टिस के लिए गया था तभी मेरे पिताजी ने मुझे देखा था और कहा था कि तू इंडिया के लिए कभी खेलेगा नहीं, तो ये इसमें करियर बनाना छोड़ दे, कुछ और और कर। अगर हमारे दोस्त ना होते, चाहे वेणु वेणु अड़गामा हो, लेट प्रवीण पटेल हो या लेट कनप खिमजी हो, तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता था। खास करके जो हमारे टीम के वेजिटेरियन खिलाड़ी थे, कृष्णमचारी श्रीकांत और यशपाल शर्मा, वो तो वेज खाने के बिना जी नहीं जब सकते। गए थे तो ना मैंने कभी कबीर सर से पूछा कि सर मैं ये फिल्म करना चाहता हूँ, या उन्होंने मुझे कभी पूछा, या मेरे पिताजी ने उनको कभी कहा कि मेरे बेटे को हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जान। उनको कभी कहा। 83 फिल्म हमने सबने देखी है। जी। ढेर सारा प्यार मिला है। लेकिन 83 में जो संदीप पाटिल का रोल किया है वो आपने किया है। तो ये रोल आपको कैसे मिला, वहां से शुरू करते हैं। पहले तो आपके सब दर्शकों को नमस्कार और सबको केम छो मजामा। अ, ये रोल एक्चुअली बहुत फनी स्टोरी है। ये फिल्म जब अनाउंस हुई थी 2017 दिसंबर में, तब वो जो उसका जो लॉन्च फंक्शन था, जी। उसके लिए मैं मेरे पिताजी के साथ गया था और सारी 83 टीम थी, कबीर सर थे, रणवीर भी था। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये रोल मुझे मिलेगा या ऑफर भी होगा, या मेरे अंदर कोई इच्छा भी नहीं थी ये रोल करने की, क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता बचपन से। इनफैक्ट मेरा जो पहला पहला दिन मैं जब क्रिकेट खेलने की कोशिश की थी स्कूल के लिए, मैं जब पहले दिन प्रैक्टिस के लिए गया था तभी मेरे पिताजी ने मुझे देखा था और कहा था कि तू इंडिया के लिए कभी खेलेगा नहीं, तो ये इसमें करियर बनाना छोड़ दे, कुछ और कर। तो तब से और वो सही भी थे क्योंकि इंटरेस्ट उतना था नहीं। तो तब से लेकर मैंने कभी क्रिकेट को परस्यू नहीं किया। तो 83 जैसी फिल्म जिसमें क्रिकेट ही मेन सब्जेक्ट है, उसमें मैं कैसे फिट हो सकता हूँ, ये या हमेशा मेरे दिल में था। तो वो फंक्शन में भी हम जब गए थे तो ना मैंने कभी कबीर सर से पूछा कि सर मैं ये फिल्म करना चाहता हूँ, या उन्होंने मुझे कभी पूछा, या मेरे पिताजी ने उनको कभी कहा कि मेरे बेटे को ले लो, ये भी एक्टर है, मराठी फिल्मों में काम करता है। लेकिन मेरी माँ जो थी, उनके मन में ये बात पहले दिन से थी कि ये रोल अगर कोई कर सकता है या करेगा तो वो चिराग ही होना चाहिए, ये हमेशा वो कहती थी। इनफैक्ट वहां पे भी हम जब फंक्शन पे गए थे, वो बोल रही थी कि तू पूछ क्यों नहीं रहा है कबीर सर से कि क्या प्रोसेस क्या है ऑडिशन का। तो मैं बोला यार मैम, मुझे कैसे लेंगे यार, मुझे क्रिकेट खेलना भी नहीं आता। फिर एक दिन तो ये फंक्शन तो हो गया, उसको 2-3 महीने हो गए। एक दिन बलविंदर सिंह संधू, जो हमारे पूरे ये 83 के प्रोसेस में बहुत एक बड़ा हिस्सा रहा है उनका, क्योंकि उन्होंने सब हमको कोचिंग दी है बिल्कुल। पूरी टीम को। तो वो उनको बहुत फिल्मों का शौक है। वो मराठी, गुजराती, पंजाबी, साउथ सब फिल्में देखते रहते हैं। और एक दिन वो अपने घर पे टीवी देख रहे थे, उसमें मेरी एक मराठी पिक्चर वजनदार चल रही थी। तो बाय चांस वो पिक्चर का सीन, मेरा ही सीन चल रहा था, तो उन्होंने वो लगाई और उन्होंने देखी। तो शायद उनके मन में वो क्लिक हो गया कि यार, तो उन्होंने तुरंत कबीर सर को फोन किया और कहा कि अरे संदीप का बेटा एक्टर है, अच्छी एक्टिंग करता है, उसका ऑडिशन ले ले क्या। तो कबीर सर ने कहा ऑफ कोर्स बुला लो उसको। और तो उन्होंने फोन किया मुझे, तो मैं तो शॉक हो गया, मैं बोला यार ये कैसे हो गया। तो मैं गया ऑडिशन के लिए और पूरा प्रिपेयर करके डैड का मैंने पिताजी का सब इंटरव्यूज देखा, और बचपन से तो देख ही रहा हूँ। तो पूरी तैयारी की, मैं गया तो मुझे स्क्रिप्ट की जगह उन्होंने बैट हाथ में थमा दी, तो मैं बोला अरे यार मर गया। तो और क्रिकेट खेलने को कहा। और मुकेश छाबरा जो कि कास्टिंग डायरेक्टर थे इस फिल्म के, तो उनके ऑफिस के बाहर एक छोटा सा ग्राउंड था, उसमें उन्होंने 6 कैमरा लगाए थे और मुझे कहा कि चलो अब बैटिंग करो। और आप यकीन नहीं मानोगे, पहले 4 बॉल में आउट हो गया।
ओके। और कैसे तो करके मैंने वो ऑडिशन दिया और घर पे आ गया। तो पिताजी ने पूछा कि यार कैसे रहा ऑडिशन। तो मैं बोला यार मुझे नहीं लगता ये फिल्म मुझे मिलने वाली है। मैं बहुत बुरी तरह से मैंने क्रिकेट खेला है। और उसके बाद 2 महीना ना मुकेश छाबड़ा के ऑफिस से कोई कॉल, ना कबीर सर के ऑफिस से कोई कॉल। तो मुझे लगा शायद किसी और को लिया होगा। 2 महीने बाद मई 2018 में कबीर सर, जून जून 2018 में कबीर सर का फोन आया कि आके मिल लो। मैं हैरान हो गया। मैं चला गया उनके ऑफिस और उन्होंने कहा मुझसे कि मैं चाहता हूं कि आप ये आपके पिताजी का रोल करें। तो मैंने उनसे ये पूछा कि सर ये कैसे हो सकता है, आपने तो ऑडिशन देखा होगा, शायद मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके लैपटॉप पे मेरे पिताजी का फुटेज और मेरा जो वो ऑडिशन का फुटेज था वो कंपाइल करके साइड बाय साइड लगा के मुझे दिखाया। और जब मैंने भी वो देखा तो मतलब वो उन्होंने वही कहा कि यार जो हमें जो चाहिए, जो स्टाइल है, जो चलने की स्टाइल है, जो अपने हमारे जो जेस्चर्स होते हैं हाथ के, या स्टांस जो है, या शॉट खेलने की जो स्टाइल है, वो काफी मैच करती है। मतलब 70-80% तो मैच करती है। और मैं भी देख के हैरान हो गया। मतलब कुछ बातें डीएनए में होती है। डेफिनेटली। तो वो तो उन्होंने कहा कि यार मुझे यही चाहिए। बाकी तो क्रिकेट तो कैसे भी खेल, मुझे तो तेरा स्टाइल अगर है तो दिखता वैसा है, एक्टिंग अच्छी करता है। उन्होंने मेरी फिल्म भी देख ली वजनदार। तो उन्होंने कहा कि यार तो मैं भी फिर कन्विंस हो गया। तो ऐसे ऐसे मेरी एंट्री इस फिल्म में हो गई। लेकिन उसके बाद अरे बाप रे, 8 महीना जो मेहनत तो की है। चिराग भाई, मैं वो सवाल करने वाला हूँ कि आपकी माता जी की जो दिल की बात थी वो भगवान ने सुन ली। फाइनली ऑडिशन में आप सिलेक्ट हो गए। जी क्रिकेट कभी नहीं खेले थे आप, फिर भी डीएनए का जो बेनिफिट है वो मिला। संदीप पाटिल कहीं ना कहीं कबीर खान को दिखे उसमें। लेकिन जी। आपके लिए और संधू जी के लिए अब चैलेंज शुरू होने वाली थी, क्योंकि एक्टिंग कर सकते थे लेकिन आपको यहाँ बैटिंग भी करनी थी। तो वो बताइए कि कितनी मेहनत की है, कितना चैलेंजिंग रोल उस हिसाब से रहा है, क्योंकि आपने क्रिकेट कभी नहीं खेला है। तो अपने माँ का जिक्र किया तो मैं बोलूंगा कि उनकी बचपन से तमन्ना थी कि मैं और मेरा भाई, छोटा भाई, दोनों क्रिकेट खेले। जी। लेकिन उसको भी उतना इंटरेस्ट नहीं है। वो भी फिल्म लाइन में ही है, डायरेक्टर बनने की मतलब प्रोसेस में है। तो एक उनको एक ये हो गया कि यार मैं उस इंडिया के कॉस्ट्यूम में आज 83 में दिख रहा हूँ। तो उनकी वो तमन्ना पूरी हो गई। दूसरा आपका सवाल, जो आपका सवाल था कि ये जो प्रोसेस थी क्रिकेट की, तो तो वो चिराग तो भाई, मतलब मैं आपका जवाब सुनूं उसके पहले माता जी का नाम भी हमें जानना है। दीपा दीपा पाटिल। दीपा पाटिल। ओके। और आपके भाई का नाम भी ले लीजिए, हमारे गुजराती ऑडियंस। प्रतीक पाटिल। प्रतीक पाटिल। क्या, कंटिन्यू। तो पहले दिन से मतलब मेहनत तो बहुत। मैं तो सुबह 2.5 घंटा और शाम को 2.5 घंटा क्रिकेट खेलता था। शाम को मैं अपनी तरफ से चंद्रकांत पंडित, जो हमारे बहुत जाने माने क्रिकेटर रह चुके हैं, उनकी एकेडमी है अंधेरी में, सीपीसीसी करके। वहां पे मैं जाके डैड के क्लिप्स हम लैपटॉप पे रखते थे और एक एक हफ्ता एक शॉट प्रैक्टिस करते थे। मतलब अगर हमने एक हफ्ते में बैकलिफ्ट अगर लिया प्रैक्टिस करने को, तो एक हफ्ता हम सिर्फ बैकलिफ्ट करते थे, 2.5 घंटा रोज। और सुबह में हमारी पूरी 83 टीम के साथ प्रैक्टिस होती थी। रणवीर, कबीर सर, सब सब आते थे और हम सब एक टीम जैसे हो गए थे। लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि एक अब जब बचपन से क्रिकेट खेलते हो या कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपकी बॉडी जो है, उस आपके जो मसल मेमोरी होती है या डायनामिक्स जो होते हैं बॉडी के, वे वैसे वो बिल्डअप होते हैं। लेकिन 30 साल की उम्र में अगर आपको किसी ने कहा कि आप एक लेजेंड की तरह क्रिकेट खेलो, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आपकी बॉडी वैसे रिएक्ट नहीं करती क्योंकि आदत नहीं होती है। तो उस मोल्ड में जाना, इंजरीज भी बहुत हुई, आज भी है। मोल्ड में जाना बहुत डिफिकल्ट टास्क था। और रणवीर सिंह ने एक बात कही थी शुरुआत में, वो एक दिमाग में रह गई। और एक बोलते हैं ना कि एक दरवाजा खुल गया कि कैसे इसको अप्रोच करना है। उसने कहा कि ये जो आप क्रिकेट खेल रहे हो, उसको एक कोरियोग्राफी की तरह अप्रोच करो, ना कि आप क्रिकेट खेल रहे हो। क्योंकि आप एक्टर हो, तो एक्टर हो तो आपको सब
आना चाहिए, और आता है, इतनी अच्छी एक्टिंग करते हो तो इसको एक डांस मूवमेंट की तरह ले लो कि आप एक कोरियोग्राफी कर रहे हो। तो वो जब बात मैंने सुनी तो फिर मैंने उस तरह से जब इसको अप्रोच किया कि हमको क्रिकेट नहीं खेलना है, हमको वो शॉट्स एक फ्लो में आना चाहिए, तो उस पर फिर हम काम करने लगे और फिर थोड़ा थोड़ा उसमें थोड़ा आसान होने लगा। लेकिन जब हम शूटिंग पे गए, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि जो 8 महीना हम लोग ने प्रैक्टिस की थी यहाँ पे, और धर्मशाला भी गए थे हम, वो पूरी 8 महीने की प्रैक्टिस हमें शूटिंग में कामी आई, क्योंकि कबीर सर ने हमें कहा था कि ये फिल्म में, और आपने अगर फिल्म देखी है तो जो 90% क्रिकेट खेला गया है वो ओरिजिनल क्रिकेट खेला है, इसमें कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि हम एक्टर्स हैं। तो जब हम शूटिंग कर रहे थे तो कबीर सर ने हमसे कहा था कि जब आप शूटिंग करोगे तो शायद आपको एक शॉट 100 बार खेलना पड़े, जब तक वो सही नहीं आता। तो आपकी पूरी बॉडी को वो सस्टेन करना, पूरा दिन एक ही शॉट आप खेल रहे हो। बहुत जन को बैक इंजरी, मुझे नेक इंजरी हो गई है, बैक इंजरी भी है, किसी को शोल्डर इंजरी हो गई, तो लेकिन वो तो आज मैं बोलता हूँ कि इट वाज एब्सोल्युटली वर्थ इट। तो चिराग जी, हमें वो भी समझना है कि काफी मेहनत की है आपने, घंटों घंटों तक एक टेक ओके करने में आपने दिए। संधू जी तो थे आपके पास, पूरी टीम को वो क्रिकेट सिखा रहे थे, परफेक्शन भी उनके हिसाब से आने वाला था। लेकिन संदीप जी तो आपके घर में थे, तो संदीप पाटिल से जो आपको बेनिफिट लेना था ये रोल को निभाने के लिए, तो उसकी बात कीजिए कि संदीप जी ने आपको कैसी मदद की है। जब भी मैं कहीं रुक जाता था, अटक जाता था, तो मैं उनके पास चला जाता था कि यार ये शॉट नहीं आ रहा है, तो इससे कैसे करूं, ये आप कैसे करते थे, वो करके दिखाते थे। और एक सीन था जो फिल्म में फाइनल एडिट में आया नहीं, जिसमें मैं फिल्म में बॉलिंग डाल रहा हूँ, क्योंकि पिताजी ने 1 ओवर डाली थी वर्ल्ड कप में, तो वो भी हम लोग ने शूट की थी। लेकिन उसका प्रॉब्लम था कि पिताजी की बॉलिंग स्टाइल का वीडियो कहीं नहीं, उसका क्लिपिंग कहीं पे भी नहीं है, एक बॉल का भी क्लिपिंग नहीं कि वो बॉलिंग डाल रहे। हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की और नहीं मिला। और कबीर सर ने कहा कि बॉलिंग तो डालनी है, तो फिर मैंने पिताजी को बोला, तो उन्होंने एक्चुअली मुझे वो बॉलिंग कैसे करते थे वो सिखाया। और दूसरी एक उनका जो फ्लिक शॉट था, वो फ्लिक शॉट मारते तो उसमें मेरी रिस्क अटक रही थी और बहुत पेन और स्वेलिंग हो गया था, पेन हो रहा था, तो मेरे को वो शॉट नहीं आ रहा। तो मैं उनके पास चला गया कि यार ये डैड ये कैसे आप करते थे, इतनी आसानी से, वो दिखता तो इतना आसान है लेकिन हम करने जाते हैं तो नहीं हो रहा है। तो उन्होंने मुझे एक अपनी जो स्केल रहती है, वुडन स्केल, वो दिन भर बोला कि वो हाथ में ले और ऐसे करते रहे। तो धीरे धीरे वो मसल मेमोरी और वो जॉइंट फ्री अप हो गया और वो फिर आ गया। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो उन्होंने हमको मुझे हेल्प की। तो चिराग भाई, हाँ, तो ऐसा है कि संदीप जी ने मतलब पूरी करियर में एक ही ओवर डाली थी और वो वर्ल्ड कप की ही वो मैच थी जो रिकॉर्ड नहीं हुई है। नहीं, बॉलिंग तो काफी की थी, लेकिन वर्ल्ड कप में, पूरे वर्ल्ड कप में वो एक जो पहली मैच थी वेस्ट इंडीज की, उसमें वेस्ट इंडीज या जिम्बाब्वे याद नहीं मुझे, उसमें बॉलिंग डाली थी उन्होंने। एक ही ओवर डाला था और बहुत बुरी तरह से उनको पीटा था, बहुत बड़े बड़े सिक्सर मारे थे उनके बॉलिंग पे तो इसलिए उसके बाद उन्होंने कभी वर्ल्ड कप में तो बॉलिंग डाली। तो चिराग भाई, आपने बताया है कि कैसे रोल मिला, डीएनए मैच हुआ, उसके बाद संदीप जी, संधू जी, सबने मिलके आपको क्रिकेट खेलना सिखाया। लेकिन फील्ड में और फ्लोर में काफी फर्क रहता है, क्योंकि आपने फ्लोर में काफी काम किया है, ये फील्ड में काम करना था, मतलब क्रिकेट रम था ना। तो और भी बातें बताइए जो ऑन लोकेशन हुई होगी, शायद लोगों को ना मालूम हो, जो कैमरे के पीछे की बात हो। जी, ये तो मतलब एक सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म में रणवीर सिंह है और कबीर सर जैसे बड़े डायरेक्टर, एक्सपीरियंस डायरेक्टर है, इसलिए ये बात पॉसिबल हुई। जब हम फील्डिंग की शूटिंग कर रहे थे, जब इंडिया की फील्डिंग की शूटिंग कर रहे थे, तो कबीर सर ने कहा था कि हमने 5 कैमरा लगाए हैं
और हर एक फील्डर को पूरा दिन उसकी पोजीशन में उसके कैरेक्टर की तरह खड़ा रहना, क्योंकि कौन सा कैमरा तुम्हें पकड़ रहा है ये पता नहीं। तो आप बिलीव नहीं करोगे, चाहे हमारा क्लोजअप हो या ना हो, हमारा शॉट हो या ना हो, हम वही हमारे कैरेक्टर में पूरा दिन खड़े रहते थे, हमारी जो फील्डिंग पोजीशन थी। और हमको पता था कि हम शॉट में भी नहीं है, लेकिन बाय चांस हम अगर शॉट में आ गए तो हम ऐसे दिखना चाहिए, ऐसे दिखना नहीं चाहिए कि चिराग खड़ा है, ऐसे दिखना चाहिए कि संदीप पाटिल खड़े। और ये रणवीर सिंह ने भी किया, मतलब ऐसा नहीं कि वो बड़ा स्टार है इसीलिए जब उसका शॉट नहीं या क्लोजअप नहीं है तो वो जाके बैठा है कहीं, नहीं, पूरे दिन वो भी खड़ा था हमारे साथ, चाहे उसका शॉट हो ना हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मतलब रणवीर सिंह जैसा बड़ा स्टार आज है, कबीर कबीर खान ने ये क्लियर करने के बाद वो आदमी पूरा दिन हमारे साथ वहीं पे खड़ा था। तो ये एक क्या होता है ना कि जब आपका एक कैप्टन, मतलब हम उसको, अभी वो इतना बड़ा स्टार है तो हम भी उसको कैप्टन बुलाते हैं, बहुत कुछ हमें सीखने भी मिला है उससे। तो वो जब इस तरह से बिहेव करता है और माहौल रहता है तो हमें भी वो न्यू कमर्स हम जो है, हमें भी वो आता है कि नहीं यार ये मतलब सीरियस चीजें है, तो हम भी उस मोमेंट में खो जाते हैं लिटरली। और वैसे ही हुआ हमको लिटरली। और वो तो जो धर्मशाला का जो कैंप था, हम जब शूटिंग के पहले कबीर सर ने एक हमारी पूरी टीम की एक धर्मशाला में ट्रिप प्लान की थी 10 दिन की। और उस 10 दिन में हमने पूरा दिन क्रिकेट खेला और रात को पार्टी की, यही किया सिर्फ। उससे क्या हुआ कि जो हमारी क्योंकि इस फिल्म में 2 साउथ के एक्टर्स है, 2 पंजाबी के सिंगर, एक सिंगर है, एक एक्टर है, और बड़े बड़े स्टार्स है ये लोग। मराठी के मैं और आदिनाथ है, बाकी भी सारे एक्टर्स है, साकिब सलीम जो भी है। तो ये सब एक्टर्स अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया से है, अलग अलग स्टार्टा ऑफ इंडस्ट्री में आज काम कर रहे हैं, कोई बड़ा स्टार है, कोई न्यू कमर है। तो इनको सबको एक लेवल पे लाना और सबको एक टीम जैसे काम करवाना, तो वो जो धर्मशाला की ट्रिप थी उधर हमारी जो बॉन्डिंग हो गई कि हम सब एक साथ पार्टी करते थे। रणवीर सिंह भी हमारे साथ बस में घूमता था, ऐसा नहीं कि वो दूसरी गाड़ी में, हमारे साथ जैसे टीम। तो हम जब वहां पे लंदन शूटिंग करने गए तो हमें एक्चुअली लगा कि हम क्रिकेटर ही है और ये पूरी इंडिया की टीम जा रही है। और वहां पे हम गए भी एक साथ, एक फ्लाइट में, लैंड भी एक ही होटल में, बस में, सब जगह जैसे ही इंडियन टीम जाती है वैसे ही कबीर सर ने पूरा अरेंजमेंट किया था हमारा। तो हम जब फील्ड पे जाते थे हमें लगता था कि यार हम क्रिकेटर ही। तो चिराग भाई, आपने पार्टी की बात की है, तो कभी संदीप जी से बात हुई थी कि आपको नाइट टीम के कैप्टन नाइट कैप्टन बुलाते थे? तो वो बताइए कि क्या बात है, एज ए मतलब फादर और सन के बीच क्या बात हुई थी? नहीं, बहुत सी मजेदार बातें हैं। कुछ बातें ऐसी है जो मैं कह नहीं सकता और कुछ बातें ऐसी है जो दिखा नहीं सकते हम पर्दे पे। लेकिन हमारा जो रिलेशनशिप है फादर एंड सन का, जो वो बहुत ही एक फ्रेंड जैसा है। तो और थोड़ा मुझ में भी उनका वो आ गया है, क्योंकि मुझे याद है जब हम पहली बार धर्मशाला में सब पूरी टीम मिली, तो जो पहला व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हम लोग ने, तो वो मैंने बनाया था, उसका नाम भी हमने नाइट कैप्टन ही दिया था। Okay. वो आज भी व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, रणवीर सिंह सब उस पे है और हम आज भी उस पे चैट करते हैं। और इस पूरे 3 साल में कहीं पे भी अगर जाना हो, मिलना हो, पार्टी करना हो, वो ग्रुप पे डिस्कशन होता है आज भी। तो एक तरह से मैं कहूंगा कि वो जो नाइट कैप्टन का डैड ने एक वो किया था, वो मैंने आगे उसको आगे लेके चला हूं मैं। लेकिन क्या होता है कि उस जमाने में मीडिया था ही नहीं बेसिकली। और पिताजी का ऐसा था कि वो पूरे ड्रेसिंग रूम का मूड थोड़ा काम रखते थे, क्योंकि इतना टेंस माहौल होता था, वर्ल्ड कप खेलना है इतने बड़े बड़े टीम्स के सामने, तो सब टेंशन में होते थे। तो पिताजी हमेशा उनका एक रोल था कि सबको एक हंसी मजाक जैसा एटमॉस्फेयर रहना चाहिए, सबका टेंशन काम करना चाहिए। तो वो बहुत वो भी बहुत काउंट करता है, क्योंकि अगर आप हर बार क्रिकेट के बारे में ही सोचोगे तो आप क्या बोलते हैं ना, वो उसका उसमें सीरियसनेस चला जाएगा। तो आपको थोड़ा ईज आउट भी करना चाहिए अपने आप को, तो थोड़ा टेंशन कम हो जाएगा, तो फिर परफॉर्मेंस भी बेटर होता है। तो चिराग भाई, कैमरे के सामने पूरी की पूरी टीम वो कैरेक्टर में रहती थी, घंटों तक रहती थी, लेकिन जब कैमरा ऑफ होता था, तो जब पैकअप होता था,
तो संदीप जी का जो नेचर था कि वो मतलब माहौल को हल्का फुल्का रखते थे। अगर चिराग पाटिल की बात की जाए तो वो कभी फ्लोर पे जहाँ ठहरे थे वहां प्रैंक किया है आपने, या मतलब जो भी कोई ऐसा इंसिडेंस हो कि रणवीर ने हम किया हो या किसी और ने? जब भी हमें ऑफ मिलता था, कि हमें जब पता चलता था कि अगले दिन शूटिंग नहीं है, तो सारे वही जो मैं बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेजेस शुरू होते थे सबके कि आज रात को क्या करना है। और बहुत मजे से पार्टी करते थे, नाचते थे, गाते थे, क्योंकि हम लंदन में 3 महीना थे जी फैमिली से अलग। और मेरी तो 8 महीने की बच्ची थी, जस्ट न्यूबॉर्न बेबी थी, उससे मैं अलग रह रहा था 3 महीना। तो वो भी मेरे लिए, तो सबके लिए, सबका एक एक कुछ ना कुछ ऐसे था। तो वहां पे हमारी फैमिली, हम ही सब थे जो एक फैमिली जैसे हो गई थी। तो जब भी हमको ऑफ मिलता था तो बहुत मजे करते थे, बहुत एंजॉय करते थे। लेकिन जब शूटिंग होता था तो सब बहुत ही प्रोफेशनली टाइम पे सोते थे, टाइम पे जगते थे, सेट पे टाइम पे आते थे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि 14 एक्टर्स अलग अलग शहरों से, अलग अलग लेवल ऑफ करियर में एक साथ जब आते हैं, एक बार भी 3 साल में एक बार भी किसी का किसी के साथ कोई ईगो इशू नहीं हुआ, किसी का किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ या आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ। मतलब ये कैसे पॉसिबल? आप सोचो, आप अगर सोचोगे तो ये बहुत ही एक अनयूजुअल चीज हुई है। डेफिनेट। लेकिन इसका पूरा क्रेडिट जाता है कबीर सर और बलविंदर सिंह संधू, क्योंकि जी उन्होंने जैसे हमें तैयार किया या जैसे हमें हैंडल किया, कोई नहीं कर चिराग भाई, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। सकता। 10 मार्च 1987। 87, ओके। तो 83 और 87, तो मुझे लगता है आप भी छोटे थे ना उस समय, जिस तरह से जी आप जी जब शूट कर रहे थे तो आपकी जो बिटिया है वो छोटी है। जी तो जी। जब वर्ल्ड कप संदीप जी ने खेला उस टाइम आप भी मतलब छोटे ही मैं थे। तो था ही नहीं, मैं तो था ही नहीं, मैं सॉरी, 87 में बॉर्न हूँ। 87, यस यस। आपने कपिल की बात की है, हमने रणवीर की बात की है। कपिल रियल जो वर्ल्ड कप था, रियल लाइफ का, उसमें कैप्टन थे। रियल लाइफ में रणवीर कैप्टन थे। तो रणवीर की वो बात बताइए एज ए कैप्टन, फ्लोर हो, अ, मतलब जितने दिन आपने साथ में काम किया, तो रणवीर की वो क्वालिटी हमें जाननी है कि वो एज ए एक्टर के कैप्टन कैसे है? वो आदमी, मैं बोल रहा हूँ, उससे बहुत फुर्सत में भगवान ने बनाया है। क्योंकि उसका जो डेडिकेशन है, जो उसका पैशन है, जो उसका हार्ड वर्क है, वो मतलब अनबिलीवेबल है। जो उसकी एनर्जी है, मतलब ह्यूमन, सुपर ह्यूमन हम उसको बोलते हैं, सुपर ह्यूमन बोलते हैं हम उसको। क्योंकि आदमी सोता ही नहीं है, काम ही करता है। जब भी देखो काम कर रहा है, कहीं आज बॉम्बे में है, कल लंदन में होगा, शाम को वापस बॉम्बे में होगा। मतलब क्या, कैसे मैनेज करता है हमें आज भी पता नहीं, लेकिन करता है, और बहुत डेडिकेशन के साथ करता है, और बहुत प्यार के साथ करता है। मतलब उसको, वो जो भी कर रहा है आज, चाहे वो फिल्मों में काम कर रहा हो, चाहे वो एड्स कर रहा हो, चाहे वो जो भी उसका दूसरा काम कर रहा हो, वो जो भी करता है बहुत पैशन से, बहुत डेडिकेशन से और बहुत प्यार से करता है। और जेन्यून आदमी है, जेन्यून ह्यूमन बीइंग है। आज भी कभी भी मैं उसको मैसेज करता हूँ तो इमीडिएट तुरंत रिप्लाई आता है। कौन करता है यार? मतलब इतना बड़ा स्टार इंडिया का, आज मैं तो कहूंगा सबसे बड़ा स्टार है। वो डेफिनेटली। जो लेवल पे है, उसके वो जो जिस लोगों के साथ बातचीत, उठना बैठना उसका है हमारे साथ, वो आज भी वैसे ही बात करता है जैसे मेरा दोस्त कोई हो। तो ये बहुत सीखने वाली बात है कि उस लेवल पे भी आदमी पहुंचने के बाद उसका दिमाग बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल सिंपल है। बहुत बड़ी बात है ये। तो लोगों चिराग को भाई आप, आजकल जी कंटिन्यू, सॉरी। नहीं, जो जो आजकल जो नए एक्टर्स है, 2-3 उनको कुछ हो जाता है तो ऐसे उन बिहेव करने लगते हैं कि क्या बड़े हो गए। और ये इतना बड़ा स्टार, इतना हम्बल, इतना सिंपल। चिराग भाई, आपने सीखने की बात बताई है, तो मैं एक सवाल वो भी करता हूँ कि क्रिकेट तो संधू जी ने सिखा दी, पाटिल जी ने सिखा दी, लेकिन आप क्रिकेटर नहीं हो, आप एक्टर हो। तो आपके फील्ड में आने वाले दिनों में जो रणवीर से आपने सीखा है वही शायद मुझे लगता है काम आने वाला है। तो आपकी करियर में ये फिल्म का बेनिफिट उस हिसाब से कैसे मिलने वाला है कि आपने क्या क्या सीखा है जो आपके करियर में आने वाले दिनों में काम आने वाला है?
नहीं, देखिए क्या है कि मैं 12 साल से इस लाइन में हूँ। मैंने 2008 से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। मैंने बालाजी की सीरियल भी की है, मैंने बहुत सारी हिंदी फिल्में की है, मराठी फिल्में की है, मराठी सीरियल भी की है। तो एक्टिंग वाइज एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत है। हालांकि अनफॉर्चुनेटली बहुत सी मेरी फिल्में चली नहीं है या रिलीज नहीं हुई है। तो एक्टिंग का एक, मैं कहता हूँ कि वो एक्सपीरियंस जो वो जर्नी में मुझे मिला, जो स्ट्रगल होता है, वहीं पे आप सबसे ज्यादा लाइफ में भी सीखते हैं। जब आप स्ट्रगल कर रहे हो या जब आप फेल हो जाते हो या आपकी फिल्म फ्लॉप हो जाती है या रिलीज नहीं होती, तो उस दौरान आप जो सीखते हो वही आपको बेसिकली एज एन एक्टर आप ग्रो होते हो। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर एक आदमी को लाइफ एक्सपीरियंस कम हो, लाइफ में उन्होंने सिर्फ अच्छी चीजें देखी हो या अच्छे एक्सपीरियंसेस लिए हो, तो वो अच्छा एक्टर नहीं बन पाता। वो बहुत जरूरी है उसको गिरना, क्योंकि जब आप गिरते हो तब आपको वो इमोशन आप फील करते हो कि अभी क्या करना है, आपको कैसे लगा था, बुरा कैसे लगा था। अगर आपको ये इमोशंस आप कभी फील ही नहीं करोगे तो आप स्क्रीन पे कैसे दिखा पाओगे। तो ये लाइफ एक्सपीरियंस एक एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये फिल्म जब मैंने की, मेरे करियर की ये सबसे बड़ी फिल्म है। और बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नीशियंस हो या कैमरामैन हो या वीएफएक्स वाले हो या डायरेक्टर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, एक्टर्स हो, मतलब हम जो आज की इंडस्ट्री में जो सब बेस्ट है, टॉप, उनके साथ काम करने का मौका जब आपको मिलता है तो आपको एक अलग एक्सपोजर मिलता है, अलग लोगों के साथ आपका उठना बैठना होता है, अलग बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है जो शायद छोटी फिल्मों में नहीं आप कर पाते हो। तो ये जो सारा एक्सपीरियंस है वो मुझे मेरे ख्याल से काम आएगा। और रणवीर से सीखने वाली बात तो मैंने वही कहा कि यार, जब आपको सक्सेस मिलती है और उसके साथ जो एड्यूलेशन पब्लिक का, जो इतने सारे लोग, हम जहाँ पे भी आज जाते हैं, बस में हो चाहे किधर भी, हम जहाँ पे भी जो लोग चिल्लाते हैं रणवीर रणवीर रणवीर, हम उसको देख के मतलब हमारे लिए वो इंस्पिरेशन है यार। और वो सब अगर आपके साथ हो रहा है फिर भी आपका दिमाग सिंपल है, एक ह्यूमिलिटी है आदमी में, एक रिस्पेक्ट है एल्डर्स के लिए। आज हम जब अभी हमारी फिल्म का प्रीमियर हुआ था, उसके बाद भी एक पार्टी हुई थी। जिस तरह रणवीर और दीपिका ये सारे सीनियर्स के साथ बिहेव कर रहे थे या जो रिस्पेक्ट उन्होंने दी सबको, वो ट्रिमेंडस थी। मतलब कोई नहीं करता यार, लोग आजकल पुराने लोगों को भूल जाते हैं। और ये आदमी इतना प्यार से सबके साथ, सबको उतना रिस्पेक्ट देख के सबके साथ डांस कर रहा था। तो यार ये चीजें सीखने वाली है। चिराग भाई, हाँ, 83 का जो वर्ल्ड कप था वही वर्ल्ड कप था जो इंडियन टीम को एक्सपोजर मिला था। उसके पहले संदीप सर खेल रहे थे, मतलब पूरी कपिल जी भी खेल रहे थे, पूरी टीम खेल रही थी, लेकिन एक्सपोजर मिला था 83 वर्ल्ड कप के बाद। तो चिराग ने काफी अच्छा काम किया है, पहले फिल्में भी की है, लेकिन 83 ये फिल्म से आपको भी एक्सपोजर पर्सनली मिला है। तो आपकी वो कहानी भी हमें सुननी है कि एक्टर कैसे बने। एक्टर एक्चुअली मैं बचपन से एक्टर बनना चाहता था। एक दिन मैं मेरे जो ससुर जी है, सलील अंकोला, वो भी क्रिकेट खेलते इंडिया के लिए, पेसर थे। उसके बाद जब वो रिटायर हो गए, वो एक्टिंग करने लगे और काफी सक्सेसफुल रहे हैं। तो उनके तभी ऑफ कोर्स हमारे वो फैमिली दोस्त थे, और उनकी जो बेटी, जो मेरी वाइफ सना है, वो भी मेरी दोस्ती थी। हम ऐसा कुछ मन में था नहीं कि उससे शादी करूंगा या कुछ होगा। तो एक दिन मैं उनके सेट पे गया था। करम अपना अपना करके एक सीरियल वो कर रहे थे बालाजी की। तो ऐसे ही मैं शूटिंग देखने चला गया था। 19 साल का था, कॉलेज में था, होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था। और सेट पे गया तो वहां पे वो लोग एक रोल के लिए कास्ट कर रहे थे, एक नेगेटिव रोल था, उसके लिए कास्टिंग चल रही थी उनकी। और उन्होंने, डायरेक्टर ने मुझे देखा और कहा कि यार ये लड़का अच्छा है, इसको ले लो। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं नेक्स्ट डे से शूटिंग कर रहा था वही सीरियल। इतना सब कुछ जल्दी हो गया। वो सीरियल बहुत अच्छी चली, मैक्स हाईएस्ट टीआरपी थी हमारी। उसके बाद एक दिन मुझे फोन आया देव साहब का, वो सीरियल खत्म हो गई थी। देवानंद जो हमारे लेजेंड, उनका एक दिन फोन आ गया कि चिराग आके मिलो। तो मैं गया मिलने। अब देव साहब ने बुलाया है तो मैं गया मिलने में, आज भी नहीं भूलूंगा। मतलब
उनकी जो पहली मुलाकात थी मेरी, उन्होंने, जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार चिराग, मैं आपको एक रोल देने वाला हूँ फिल्म में, आपका काम अच्छा लगा मुझे। उन्होंने कुछ सीरियल के 2-3 सीन्स देखे थे, तो वो फिल्म बना रहे थे चार्जशीट, उसमें मुझे एक छोटा सा रोल दिया। और उसमें नसीरुद्दीन शाह, जैकी श्रॉफ, मिलिंद गुनाजी, ये सारे थे। तो वो फिल्म मैंने की। उसके बाद मराठी कई सारी फिल्में की, कई सारी हिंदी फिल्में भी की, जो ले गया सत्ताम, वेकअप इंडिया, यूट्यूब पे और ईरोस पे भी है वो सारी फिल्में। आज ऑनलाइन ओटीटी पे आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वो खास चली नहीं, वजह जो भी हो। तो जो मेरे पहले 6-7 साल थे इंडस्ट्री में, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत ज्यादा। मैं 2-2, 3-3 घंटे प्रोड्यूसर के ऑफिस के बाहर रुकता था। लोगों को शायद ये बात झूठी लगे कि अरे संदीप पाटिल का बेटा है, इसको क्या जरूरत है ये सब करने की। पिताजी इतने बड़े सुपरस्टार रह चुके हैं, सबको पहचानते होंगे, जानते होंगे, वो क्यों नहीं फोन करेंगे। लेकिन आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, जिस दिन मैंने मेरे पिताजी को कहा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मेरे पिताजी और सलमान खान के फादर सलीम भाई, सलीम खान सर, बहुत अच्छे दोस्त, बहुत गहरे। हम सलमान के घर पे, हम जब छोटे थे, सलमान के घर पे हर पार्टी, कोई भी पार्टी हो, हम विदाउट फेल वहां जाते थे और उनके साथ वक्त बिताते थे। उनके घर में आज भी कभी भी मैं उनको फोन करूं और चले जाऊं तो वो कभी ना नहीं बोलेंगे, वेलकम करेंगे और बहुत अच्छी तरह से वेलकम करेंगे। इतना अच्छा हमारा रिलेशनशिप है। वेरी गुड। लेकिन जब मैंने पिताजी को कहा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, उस दिन से पिताजी ने वहां जाना बंद कर दिया, क्योंकि उनका था कि लोग ऐसे बोलने नहीं चाहिए कि संदीप पाटिल उसके बेटे को लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है या सिफारिश कर रहा है। तो ये बात पिताजी ने पहले दिन से क्लियर की थी कि मैं तुम्हें जितना चाहे उतना इमोशनल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट दूंगा, लेकिन तुम्हारे लाइन में अगर तुम्हें कुछ करना है, एक्टिंग में तुम्हें कुछ करना है और एक करियर बनाना है, तो वो सारी मेहनत तुम्हारी। फिर तुम फ्लॉप फिल्म करो, जिंदगी भर सक्सेसफुल ना बनो, तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि वो सारा जो होगा वो तुम्हारे खुद के मेहनत का होगा। और तभी उन्होंने मुझसे कहा था कि आप जब बड़े होगे, जब आपके बच्चे होंगे, तब ये बात आपको समझ में आएगी कि खुद का जो मेहनत करके जो हासिल किया होता है उसका मतलब क्या होता है। तभी मुझे लगता था कि यार ये ऐसे क्यों कर रहे हैं यार, सबको पहचानते, एक फोन क्यों नहीं करते। लेकिन आज जब मैं पीछे देखता हूँ और मैं ये पूरी स्ट्रगल मेरी देखता हूँ, शायद उन्होंने कभी किसी को कॉल किया होता या मुझे लेके गए थे तो शायद मैं कहीं और होता आज, पता नहीं ये बातें। या शायद मैं एक बड़ी फिल्म में लॉन्च होके फ्लॉप एक्टर के नाम पे चला भी जाता आज, पता, दोनों चीजें हो सकती थी। तो हाँ चिराग भाई, आपने बताया कि मैंने एक बात नोटिस की है अब तक जो हमने बात की है, कि जब हम स्कूल में खेल रहे थे उसी दिन संदीप पाटिल ने बोला था चिराग क्रिकेट तुझे नहीं खेलनी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि संदीप पाटिल का बेटा है तो उनको क्रिकेट में एंट्री इजीली मिल सकती है, या मिल मतलब लोगों की ये सोच रही थी। लेकिन संदीप जी ने उसी टाइम बोला था कि चिराग तू क्रिकेट मत खेल। उसके बाद सलमान को फोन नहीं करते उनके घर, उसके बाद नहीं जाना, क्योंकि आपको एक्टर बनना था। तो संदीप जी को नाइट क्रिकेट टीम के कैप्टन लोग बोलते हैं, लेकिन मैं आज एक नया शब्द देने वाला हूँ आपके लिए पर्टिकुलर। मुझे लगता है आपके लाइफ के वो कोच है या फिर आपके लाइफ के वो कैप्टन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरे लाइफ के सब कुछ है। मतलब आज जो भी मैं सीखा हूँ उनसे ही सीखा हूँ। वो आज भी जिस तरह से उन्होंने अपना सक्सेस और सब हैंडल किया है, बहुत कुछ सीखने वाली चीजें है उनसे। और ये मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि आज के ज़माने में आप देखते हैं ये जो नेपोटिज्म वर्ड सब जगह फैल गया है, हर कोई किसी को लॉन्च कर रहा है। बुरी बात नहीं है किसी को लॉन्च करना, बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। अगर आपके बेटे में वो बात, बेटे और बेटी में वो बात है, वो टैलेंट है, तो बिल्कुल लॉन्च करना चाहिए। क्यों नहीं लॉन्च करना चाहिए अगर आपके पास वो रिसोर्सेज है। मतलब मैं एक प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ जो अपने बेटे को लॉन्च करते हैं, मुझे उसमें कोई गलत नहीं लगता है। लेकिन आपके अगर बेटे या बेटी में वो कैलिबर नहीं है, तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि आप किसी और का चांस छीन रहे हो उससे।
क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने एक बहुत बड़ी फिल्म साइन की थी, वो फिल्म बहुत बड़ी हो भी गई उसके बाद और बहुत बड़ी हिट भी थी। मैं नाम नहीं लूंगा वो डायरेक्टर का और वो फिल्म का, लेकिन एक किसी एक्टर के बेटे ने मुझसे वो फिल्म ले ली, मतलब वो एक्टर का बेटा था इसीलिए वो फिल्म उसको मिल गई। हालांकि मैंने वो फिल्म साइन की थी और उस फिल्म के लिए मेहनत, मतलब मेरी तैयारी भी शुरू की थी 2-3 महीना, लेकिन एक दिन पता चला कि नहीं वो उसका बेटा है तो उसको हम ले रहे हैं, आपको नहीं ले रहे। तो ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। तो उस एक चीज का बुरा लगता है कि वो क्या वो एक्टर उस कैलिबर का था, या मेरा कि जिसने मेरा चांस ले लिया। लेकिन अभी उस चीज को बहुत साल हो गए हैं और वो चीजें मैं भूल चुका हूँ। तो चिराग भाई, उसी का नेपोटिज्म के शिकार आप भी हुए थे, आपने बताया है। आप शायद नाम लेने वाले नहीं है, वो एक्टर हो या वो डायरेक्टर हो, नहीं, लेकिन आप पाटिल थे, मराठा थे, तो कहीं ना कहीं जी वो जी। रिएक्शन भी आया होगा अंदर से कि भाई ये क्यों मेरे नहीं, साथ, एक ऐसा क्यों हूँ। मतलब उस समय कैसे अपने आप को संभालना होता है, अगर बॉलीवुड में आने वाले दिनों में किसी को काम करना है तो उनको भी ये टिप्स काम आने वाली है, क्योंकि नेपोटिज्म खत्म नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में शायद बढ़ेगा। नहीं दिनेश भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ, नेपोटिज्म कहाँ नहीं है। आप आपके घर के बाहर निकलो, आपकी किराने की दुकान पे जाओ, सालों से चलती आ रही है, बेटा उसका बेटा चला रहे, उसमें भी नेपोटिज्म है। उसमें हम कुछ नहीं बोलते। आप बिजनेस देखो, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेस में चला जाता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि उसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं जो आदमी अगर किसी को लॉन्च कर रहा है तो उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उस लड़के में या लड़की में वो कैलिबर है कि नहीं। चाहे वो एक्टर बन रहा हो, चाहे वो डायरेक्टर बन रहा हो, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर बन रहा हो। क्योंकि आज कंपटीशन इतना बढ़ गया है, इतने लोग, इतना टैलेंट है, तो वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, इतना ही मुझे लगता है। और इसको फेस कैसे करने का, जैसे आपने कहा कि पाटिल हूँ, मराठा हूँ, तो पिताजी ने पहले दिन से कहा था कि ये लाइन इजी तो नहीं है, और जिंदगी भी कभी इजी नहीं होती है, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव, स्ट्रगल्स होते हैं। लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि अगर आपको आपके लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा हो तो आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होगा और आप एक मेंटली बहुत स्ट्रांग इंसान बन जाओगे, और कहीं ना कहीं आपको उसका एडवांटेज दूसरों से कहीं ज्यादा मिलेगा। और ये मैं सच भी मानता हूं, क्योंकि जिस दिन मुझे रणवीर सिंह के साथ एक फ्रेम में खड़ा होने का मौका मिला, कबीर सर सामने बैठे हैं, हमें डायरेक्ट कर रहे हैं, वो जो कॉन्फिडेंस था, एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस। क्योंकि अगर कोई और होता तो शायद डर जाता था कि अरे रणवीर सिंह इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा डायरेक्टर मेरे सामने, कैसे लाइंस कैसे करूं मैं। लेकिन बिल्कुल कोई डर नहीं था, कैजुअली वो सीन दिया और वो बहुत अच्छा हुआ। तो वो एक कॉन्फिडेंस आया है, तो वो सारी चीजों का वो मल्टीप्लाई करके वो कॉन्फिडेंस आया है। तो मेरा उस देखने का नजरिया पॉजिटिव ही है, और लाइफ में हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो चिराग भाई, आपको लगता है इतने सालों काम करने के बाद कि ये तो रहेगा, उसी माहौल में आपको काम करना है, पॉजिटिवली आगे बढ़ना है, तो मतलब कर्म अपने अपने, तो नसीब अपने अपने, वहां से फ्लोर से आपकी शुरुआत हुई थी। सुशांत की बात मैं छेड़ने वाला हूँ, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम कंट्रोवर्सी क्रिएट करें, लेकिन लोग भी बोलते हैं कि सुशांत ने अपने आप को इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि नेपोटिज्म का वो शिकार बना था, तो उसके साथ एक एक्टर भी खत्म हो गया, चिराग भाई। तो आने वाले दिनों में जो लड़के आने वाले इस फील्ड में, तो वो अपने आप पे मेंटल हेल्थ पर कितना काम करे, वो कितना जरूरी है। सुशांत के बारे में मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं एक तो उसको जानता नहीं था। जी। दूसरी बात तो ये है कि जो कुछ हुआ उसके बारे में मुझे ज्यादातर डिटेल्स नहीं है। तो उसको प्रॉब्लम था नहीं था वो मुझे पता नहीं जेन्युइनली। और अगर कोई चीज पता नहीं है तो उसके बारे में मेरा कमेंट करना गलत है। लेकिन मेंटल हेल्थ की बात करें तो सिर्फ इंडस्ट्री में ही नहीं, आजकल ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं 18-19 साल के जो थेरेपी ले रहे हैं, और उनको प्रॉब्लम हो रही है मेंटल प्रॉब्लम, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे ऐसे लगता है कि ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आजकल एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और लोगों में पेशेंस नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों को हर चीज
अगर आप एक्टर बनना चाहते हो तो आपको सब आज ही चाहिए। आपको बड़ी से बड़ी फिल्म भी चाहिए आज, आपको करोड़ों रुपए भी चाहिए आज, आपको फेम भी चाहिए, आपको सब चाहिए, आज ही चाहिए। लोग भूल जाते हैं कि हर चीज में एक प्रोसेस होती है। तो कहीं ना कहीं ये बात, और क्या हो रहा है ना कि सोशल मीडिया का जो एक्सपोजर है या जो भी है वो अच्छा भी है, लेकिन उसके माइनस पॉइंट ये है कि हम तुरंत किसी पोस्ट को देखते हैं और हम अपने आप को कंपेयर कर देते हैं उस आदमी के साथ या उस लड़की के साथ, जो भी है। कभी ना अरे कभी रिएक्ट भी करते हैं, बोलते नहीं है, जी, टाइप नहीं करते, लेकिन अंदर से रिएक्ट करते हैं। करेक्ट। तो ये बहुत बुरी चीज है, क्योंकि पुराने जमाने में हम अखबार के लिए रुकते थे, अखबार में पढ़ते थे, अच्छा ये लड़का ये कर रहा है या वो लड़का वो, या उतना नॉलेज ही नहीं था कि कौन क्या कर रहा है, किसी को पता ही नहीं होता था। तो मैं बोलता हूँ ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस, हम जो बोलते हैं। तो ये आई थिंक इसकी वजह, जो मेंटल प्रॉब्लम्स आजकल हो रहे हैं, इसकी वजह ये है कि हम बहुत अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगे हैं, और एक ही दिन में और बहुत जल्दी हमको सब पाना है, हम ऐसे बिहेव करने लगे हैं कि 2 साल में मरने वाले। तो मेरे ख्याल से थोड़ा लाइफ एंजॉय करना चाहिए, और लाइफ को तो इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये मैंने मेरे पिताजी से सीखा है कि आपको लाइफ में हमेशा ऑप्शंस होते हैं कि आप बड़े से बड़ा आदमी बनो या आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए। ये 2 ऑप्शंस आपको हमेशा लाइफ में याद रखने चाहिए। फैमिली और दोस्त, जो आपके क्लोज फैमिली है और आपके क्लोज दोस्त है, उनके साथ आपको कितना मजा आता है और आपको दूसरी चीजें करने में कितना मजा आता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, और एक बैलेंस होना चाहिए। और पेशेंस, मैं हमेशा बोलता हूँ यार, आजकल मैं एक्चुअली ये फिल्म करने के बाद मेरे पास बहुत, आज इंस्टाग्राम पे भी बहुत लोग डीएम करते हैं कि चिराग भाई बताओ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो क्या करूँ मैं। तो यार थोड़ा धीरज रखो। मैंने 12 साल लगे मुझे 83 जैसी फिल्म करने में, और वो भी फिल्म मैंने की है, ऐसा नहीं है कि मैं उसमें लीड हूँ या मेरी सोलो हीरो फिल्म है, लेकिन जो भी है मेरे लिए तो बहुत बड़ा है। लेकिन 12 साल लगे उसके लिए, और वो 12 साल में क्या हुआ है, क्या क्या चीजों से मैं गुजरा हूँ, वो मुझे ही पता है, वो लोगों को पता नहीं है, और पता होने की जरूरत भी नहीं। बिल्कुल। तो वो जो पेशेंस है, वो पेशेंस सीखना चाहिए। तो मुझे लगता है चिराग भाई, टेस्ट के हिसाब से लाइफ को जीना चाहिए। 2020 का जमाना है लेकिन हम अपनी लाइफ को थोड़ा स्लोली मतलब उनको नहीं, और जीने मैं की कोशिश करें। सिर्फ काम ही नहीं है सब कुछ, पैसा नहीं है सब कुछ। आप आपके फैमिली के साथ बैठो, 2 घंटा बात करो, कितना मजा आता है यार। आपको करोड़ों रुपए बैंक में नहीं है तो भी मजा आता है। तो ये बात यही तो जिंदगी है। डेफिनेटली। चिराग पाटिल अपने आप को फिट रखने की जब कोशिश कर रहे हैं, मेंटली फिट होने की बात है या फिजिकली फिट होने की बात है, तो आप थोड़ा बताइए, आपका रूटीन बताइए, आपका डाइट बताइए, क्या क्या करते हो आप? मेंटली फिट रहने के लिए तो मैं पहली बात बोलूंगा कि मैं ज्यादा लाइफ को सीरियसली नहीं लेता हूँ। सबसे मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो है वो मेरी फैमिली है, और उसके बाद मेरे दोस्त है। और उनके जिंदगी में अगर कुछ चल रहा है बुरा अच्छा, तो ही मैं रिएक्ट करता हूँ। दूसरों के घर में क्या हो रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं वो घोड़े के होते हैं ना, वो लगा के चलता हूँ, और वैसे ही होना चाहिए। रही बात फिजिकल फिटनेस की, मुझे जिम जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बहुत ही उस मामले में बहुत ही लेजी हूँ। लेकिन मैं टेनिस खेलता हूँ, और मैं भागता बहुत हूँ। मैं रोज भागता हूँ, 7-8 किलोमीटर भाग लेता हूँ रोज, क्योंकि मुझे भागना अच्छा लगता है। तो वो एक ही फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज में करता हूँ। मैं स्किपिंग करता हूँ, और टेनिस बहुत खेलता हूँ। लेकिन ये जिम में जाना और वो मसल बनाना, वो सब मुझे बहुत, मतलब अगर किसी फिल्म के लिए बनाना हो तो जरूर मैं बनाऊंगा, कोई शक ही नहीं है उसमें। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आप नॉर्मल, जितना आप नॉर्मल और सिंपल लाइफ जीने की कोशिश करो, क्योंकि उसके बहुत साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। आज हम जो देख रहे हैं, जो डब्बे में भर भर के लोग लेते हैं वो प्रोटीन और वो सब, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। और ये जब आप 18, 19, 20, 25 साल के होते हो आपको समझ में नहीं आता है। जब 40 साल के हो जाते हो तब वो सब जो चीजें आपने की है वो बाहर आने लगती है। तो मैं एडवाइस करूंगा लोगों को कि जितना हो सके उस चीज से दूर रहो। नॉर्मल और जो खाना है आपका घर का जो खाना है, वो सबसे बेस्ट है। और जो नॉर्मल एक्सरसाइज लोग करते हैं, स्पोर्ट्स खेलो, 10 साल के बाद 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, 40 साल के बाद, 50 साल के बाद, 60 साल के बाद, 70 साल के बाद, 80 साल के बाद, 90 साल के बाद, 100 साल के बाद, 200 साल के बाद, 300 साल के बाद, 400 साल के बाद, 500 साल के बाद, 600 साल के बाद, 700 साल के बाद, 800 साल के बाद, 900 साल के बाद, 1000 साल के बाद, 2000 साल के बाद, 3000 साल के बाद, 4000 साल के बाद, 5000 साल के बाद, 6000 साल के बाद, 7000 साल के बाद, 8000 साल के बाद, 9000 साल के बाद, 100 साल के बाद, 200 साल के बाद, 300 साल के बाद, 400 साल के बाद, 500 साल के बाद, 600 साल के बाद, 700 साल के बाद, 800 साल के बाद, 900 साल के बाद, 1000 साल के बाद, 2000 साल के बाद, 3000 साल के बाद, 4000 साल के
मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि स्पोर्ट्स खेलो, स्पोर्ट्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक लाइफ में हार को फेस करना, ये स्पोर्ट्स सिखाता है आपको। तो डेफिनेटली। मैं कहूंगा कि आप फिटनेस के लिए स्पोर्ट्स कुछ भी हो, फिर वो टेबल टेनिस हो, बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, स्क्वॉश हो, स्विमिंग हो, साइकिलिंग हो, स्पोर्ट्स खेलो। तो चिराग भी आपने बोला है कि फिट रहने के लिए भागना चाहिए, लेकिन आपकी जो सोच है, तो मुझे लगता है कि आप बॉलीवुड में भागम भाग नहीं करने वाले हो। आप स्लोली स्लोली आगे बढ़ने वाले हो। तो क्या स्ट्रेटेजी है, मतलब कैसा अप्रोच रहेगा ये फिल्म आने के बाद? अ, मैं आपको एक बात बताना भूल गया। मेरी जो पहली फिल्म आई थी चार्जशीट, वो बहुत बुरी तरह से पिटी थी। लेकिन उस फिल्म के बाद मेरी देव साहब से बात हुई थी फोन पे, मेरी आखिरी बात उनके साथ। वो लंदन में थे और मैंने उनको ऐसे ही एक दिन फोन किया था, क्योंकि मैं थोड़ा डिप्रेस था उस दिन कि अभी आगे क्या होने वाला है। तो उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया ये कि कैसे क्या ऐसा होता है इंडस्ट्री में, ये तो पार्ट है, पार्सल है जो भी है। और एंड में फोन रखने से पहले उन्होंने मुझे एक बात कही थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि चिराग, अच्छा कर रहे हो, छोड़ना नहीं। इतना उन्होंने कहा था और फोन रख दिया। और मैंने फोन रख दिया और अगले दिन मुझे पता चला कि वो चले गए। तो उनकी जो बात है कि चिराग छोड़ना नहीं, अच्छा कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं दिमाग में रह गई है। तो मेरी स्ट्रैटेजी आज यही है कि जो काम आएगा वो मैं करूंगा। और मुझे एक्टिंग करने में बहुत मजा आता है। मुझे ऐसा कोई मेरा एम नहीं है कि मुझे सबसे बड़ा इंडिया का स्टार बनना है या बहुत पैसा कमाना है या बहुत नाम कमाना है। वो अगर हुआ तो ठीक है, अच्छा ही है, लेकिन मुझे एक्टिंग करनी है। मेरा शौक है एक्टिंग करना और मुझे लोगों को एंटरटेन करना है मेरी एक्टिंग से। और वो जब तक मुझे करने को मिले मैं बहुत खुश हूँ। बाकी चीजें तो आती जाती रहती है, पैसा, नाम, फेम, सक्सेस, वो तो आता जाता रहता है। अभी इतने सालों से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, फेलियर ही मुझे मिला है, अभी जाके सक्सेस मिला है 83 के बाद। तो ये तो होता है, लेकिन मुझे जो एक्टिंग करने में मजा, तो मेरी स्ट्रैटेजी एक ही है कि एक्टिंग करते रहो, काम करते रहो, बिजी रहो और दिमाग कूल रखो, ठंडा रखो। और क्या बोलते हैं ना, हेड शुड बी ऑन योर शोल्डर्स। तो चिराग भी, वो तो हमारे इंटरव्यू के पहले जिस तरह से हमने बातचीत की, तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता था कि भी चिराग पाटिल रिप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब कैसे हमारे सामने उनका बिहेवियर होगा, क्योंकि आपने सोलो नहीं है, 83 में आपका रोल सोलो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप संदीप पाटिल के बेटे हो, और चिराग पाटिल है जो ऑलरेडी फिल्में करते हैं, एक्टिंग करते हैं। लेकिन मुझे लगता है आप भी अ, हमारे लिए रणवीर ही है, क्योंकि आपने अरे अच्छी तरह से हमारे साथ बहुत आप बड़ी पेश मतलब आए। किया। थैंक यू। 83 के बाद बॉलीवुड से और फिल्में ऑफर हुई है या किसी, मतलब कोई फोन आया हो? जी जी बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने फोन किया था, मीटिंग्स भी होने वाली थी, लेकिन ये ओमनिकॉन वापस आ गया है तो सब अभी फिलहाल होल्ड पे है। लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ऐसा रिस्पॉन्स मुझे जिंदगी में कभी मिला नहीं है कि लोग सामने से फोन करते हैं कि यार आके मिलते हैं। तो होपफुली ये कोविड का एक बार खत्म हो जाए तो वापस गाड़ी लाइन पे आ जाएगी। और आई एम वेटिंग कि कभी मैं अगले फिल्म सेट पे चला जाऊं और एक्टिंग करने लगूं और आप सबको एंटरटेन कर सकूं। डेफिनेटली। सलमान भाई का फोन आया है या? नहीं, वो यार वो तो बहुत बड़े स्टार है यार, वो कहाँ, उनको पता भी नहीं होगा चिराग पाटिल जैसा कोई एक्टर है। लेकिन कहीं मिले, बीच में कहीं मिले थे, एक 4-5 साल पहले की बात है। मैं और पिताजी कहीं गए थे और वो वही फंक्शन में आए थे। तो उन्होंने आके मेरे फादर से मिले और सीधा मुझसे कहा, चिराग कैसे हो? तो मैं शॉक हो गया कि यार इसको नाम पता है। तो उनकी बात अलग है, खैर वो अलग लेवल पे आपको क्या खेल लगता रहे। है आपका नाम उनको कैसे पता होगा, क्योंकि संदीप जी और सलीम जी वो फ्रेंड थे इसलिए? नहीं, ऑब्वियसली संदीप पाटिल का बेटा ही है, इसलिए पता होगा। और कोई वजह नहीं है, या शायद उन्होंने फिल्म देखी है कि नहीं पता नहीं मुझे। अगर देखी हो तो डेफिनेटली वो अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि हमारे फैमिली रिलेशंस है और बहुत अच्छे हैं। कभी हमने कभी उनसे कोई कोई काम कभी मांगा नहीं है, मांगेंगे, क्योंकि वो क्या है ना, अब जब आपके रिलेशन अच्छे होते हैं, एक फैमिली जैसे रिलेशन होते हैं, तो आपको
ये सब चीजें करने के लिए मन नहीं करता कि यार मैं किसी के पास जाके यार रिक्वेस्ट करूं, क्योंकि क्या होता है कि उनको, वो भी एक अलग जोन में काम कर रहे हैं आज, वो एज में आज वो जो काम कर रहे हैं कौन कर सकता है। डेफिनेटली। आप कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात कितना वर्कआउट करते हैं, उनके जितना डेडिकेशन, उनसे ही तो ये अगली जनरेशन उनसे ही सीखी है, हम रणवीर से सीख रहे हैं। तो वो एक तरह के मोटिवेशन के गॉड है, मैं बोलूंगा। चिराग भाई, आप काफी लड़के का आइडल हो सकते हो, लेकिन आपके आइडल कौन है? मेरे आइडल तो मेरे पिताजी है और अमिताभ बच्चन है। अगर आप फिल्म लाइन में देखो तो मैं समझता हूँ कि अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़े आइकॉन है। और मैं अमिताभ बच्चन का फैन इसलिए नहीं हूँ कि वो बहुत बड़े एक्टर है, वो बहुत बड़े एक्टर है ही, लेजेंड है। लेकिन आप उनकी जिंदगी देखो तो उन्होंने जो जिंदगी में फेस किया है वो बहुत मोटिवेशनल है और इंस्पिरेशनल है, कि कैसे एक आदमी बार बार उसको नीचे गिरता है और वापस उभर के और बड़ा होता है, जब भी गिरता है और बड़ा होता है। तो ये बहुत सीखने वाली बात है और वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है उनसे। और मेरी एक दिल की तमन्ना है कि जिंदगी में कहीं एक सेकंड का भी अगर उनके साथ फ्रेम में खड़ा होने का मौका मिले, एक सेकंड के लिए भी, तो भी मैं बोलूंगा कि यार सब कुछ मिल गया जिंदगी में। आई होप कभी ना कभी ये होगा। चिराग भाई, ये होने वाला है। मतलब आपको लगेगा उस दिन के जिंदगी में सब कुछ मिल गया, लेकिन आपकी बातचीत के दौरान आपने काफी ऐसी बात भी की है कि सब कुछ मिल जाने के बाद भी मेंटली फिट रहना हमें। तो उनसे जुड़ा एक सवाल करता हूँ कि चिराग पाटिल स्पिरिचुअल है या नहीं है, या मतलब उस रुझान कितना है आपका उस और? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली मैं स्पिरिचुअल से ज्यादा मैं प्रैक्टिकल बहुत हूँ। मैं स्पिरिचुअल बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं मेरी ना हॉबीज बहुत सारी है। मतलब मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है। मैं ड्राइव पे निकल जाता हूँ। मैं बॉम्बे से उत्तराखंड भी लेके गाड़ी से जाके आया हूँ। रोड ट्रिप्स बहुत करता हूँ, बहुत घूमता हूँ। तो वो मेरा, क्या बोलते हैं ना, वो मेरी हॉबी है। तो उसमें मैं अपने आप को बहुत बिजी रखता हूँ। मैं कीबोर्ड प्ले करता हूँ, पीछे आप देख सकोगे मेरे कीबोर्ड से, वो मैं प्ले करता हूँ। तो बिजी रखना अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिजी रखोगे, कुछ ना कुछ सीखते रहोगे नया कुछ हमेशा। आज आपको मैं बताऊं, मेरे पिताजी लॉकडाउन में 2 साल में उन्होंने पेंटिंग शुरू कर दिया था। बहुत बढ़िया पेंटिंग करते हैं। क्या बात! 400 पेंटिंग उन्होंने कंप्लीट की है दो वेरी साल में, गुड। 400। और वो बहुत जल्द उसका एग्जीबिशन भी रखने वाले हैं। आप बिलीव नहीं करोगे कि ये किसी नॉर्मल आदमी ने पेंटिंग की है, इतनी प्रोफेशनल है। क्या लेकिन बात! यही मैं बोल रहा हूँ कि माइंड को ऑक्यूपाइड रखना, एक नई चीज हमेशा सीखते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से मेडिटेशन या स्पिरिचुअल कुछ चीजें करने से ज्यादा अच्छा मैं कहूंगा ये है कि कोई हॉबी आप ले लो जो आपको ऑक्यूपाइड रखे और आप कुछ सीखने को मिले। क्योंकि जिंदगी एक ही है यार, इसी जिंदगी में आपको सब कुछ करना है। एक ही दिए आपको भगवान ने। इसमें डेफिनेटली। आपको जो भी सपने आपके हैं, जो भी आपको सीखना है, इसी में सीखना है और इसी में सब कुछ करना है। तो अभी करो। आप वो मेडिटेशन और वो स्पिरिचुअल, वो भगवान, ये इसमें टाइम वेस्ट मत करो, मेरा ऐसा मानना है। मतलब हर आप, एक आदमी का अलग अलग थिंकिंग होता है, मेरा ऐसा थिंकिंग है। डेफिनेटली। और मैं यही कहूंगा। तो चिराग भाई, सिंगिंग करते हो आप? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट तो है, हमने पीछे देखा जो हाँ, आप मैं बजाते होंगे। सिंगिंग करता हूँ, लेकिन मतलब सुने कुछ। इतना अच्छा नहीं कि नहीं, अच्छा या बुरा वो तो, लेकिन दिल से आप गाएंगे, हम सुनेंगे। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। चिराग भाई, आप, मैं, हम सब मुसाफिर हैं। आपकी ये सफर अभी चल रही है। अब तक जी। की सफर के बारे में हमने कोशिश की है आपको पहचानने की, आपको जानने की, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो मैं ऑफलाइन इंटरव्यू करूंगा। मैं खुद मुंबई बिल्कुल। आऊंगा, आपसे जी जी, बिल्कुल। बैठ के बातचीत करेंगे। बिल्कुल अ, बिल्कुल। लेकिन इतनी बातचीत से हमें वो तो पता चलता है कि वो चिराग पाटिल की पहचान हुई है जो हमें इंस्पायरिंग करने वाले हैं। क्योंकि संदीप पाटिल का बेटा
क्रिकेटर बनने की कोशिश करता तो शायद हो भी सकता था। संदीप जी नहीं बोलते तो कहीं ना कहीं कोई और भी एक बार यार संदीप जी का लड़का है ऐसा मान के, लेकिन कभी नहीं किया। एक्टिंग करने की कोशिश की तो वहां भी अपने आप एक नई राह बनाई। तो मैं तो संदीप जी को थैंक यू वेरी मच बोलना चाहूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा रोल है आपको चिराग बनाने में, क्योंकि चिराग मतलब आप उनके चिराग हो। संदीप पाटिल के घर के चिराग हो आप। तो कहीं कहीं मुझे ऐसा लगा इतनी पूरी बातचीत सुन के कि इजी रहो और बिजी रहो। ये टिप्स परफेक्ट तो आपने आपकी ओर से टिप्स टिप्स मैं मुझे ये मिल मैं गई ये है। बात याद रखने वाला क्यों, फिर भी मैंने कोशिश की है, आपने भी जवाब देने की कोशिश की। कहीं ना कहीं अगर मैं स्किप कर गया हूँ, कोई सवाल मैंने नहीं पूछा है और आपको लगता है कि एक बात आपको जो बतानी है ऑडियंस को, तो वो बात आप बता सकते हो। नहीं, मैं बहुत मजा आया आपसे बात करने में, और आई होप जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी उतना ही मजा आए ये देख के। मैं कोई बड़ा स्टार नहीं हूँ, तो मेरी मेरा जो छोटा लाइफ में एक्सपीरियंस रहा है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। कहना यही चाहूंगा कि ये ओमनिकॉन और कोविड का जो सारा संकट आया है उसमें थोड़ा ध्यान रखिए अपने हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का, और जो सिंपल चीजें हैं लाइफ में उसे एंजॉय करो ज्यादा। तो जिंदगी और निखर के आएगी। इतना ही मैं कहना चाहूँ। संदीप पाटिल का भी गुजराती कनेक्शन है। जब वो 83 वर्ल्ड कप खेल रहे थे तो उस समय तीन चार ऐसे गुजराती उनके फ्रेंड थे, उनके और रवि शास्त्री के। वो खाना लेके घर से जाते थे और उनकी गाड़ी में पूरी टीम को खिलाते थे। तो चलो अब संदीप पाटिल से ही बात करते हैं और उनको पूछेंगे कि आपका गुजराती कनेक्शन क्या है, और वो बात हमें एक बार फिर से बताइए। नमस्कार दिनेश सिंधाव। अगर प्रूडेंशियल कप की बात करें 1983 जो भारत ने जीता था, उस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान हमारे खाने की समस्या बहुत बड़ी थी। और अगर हमारे दोस्त ना होते, चाहे वेनु अडगामा हो, लेट प्रवीण पटेल हो, या लेट कनप खिमजी हो, तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता था। खास करके जो हमारे टीम के वेजिटेरियन खिलाड़ी थे, कृष्णमचारी श्रीकांत और यशपाल शर्मा, वो तो वेज खाने के बिना जी नहीं सकते। और उनके लिए सुबह से लेके आप नाश्ता से लेके लंच हो या डिनर हो, ये खास हमारे दोस्त पूरा पूरी तैयारी के साथ आते थे। और बहुत ज़रूरी है, अगर आपको कोई भी टूर्नामेंट खेलनी हो तो सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर खा आप नहीं सकोगे तो एनर्जी नहीं आएगी। इसलिए इन दोस्तों ने बहुत ही बड़ी मेहरबानी हमारे पूरे टीम के ऊपर की। ना सिर्फ वो वेज खाना लाते थे बल्कि नॉन वेज खाना भी लाते थे। और ख़ास करके हमारी लता मंगेशकर जी, जो हमारी भारत रत्न है लता दीदी, वो भी हमें उनके घर लॉर्ड्स व्यू में, लॉर्ड्स के बाजू में ही उनका लॉर्ड्स व्यू करके अपार्टमेंट है, उसमें बुला के खुद के हाथ से बनाया हुआ खाना खिलाती थी। इसीलिए बहुत बहुत ज़रूरी था ऐसे दोस्त का होना। और सिर्फ मेरे और रवि शास्त्री के ये दोस्त नहीं थे, हर हमारे खिलाड़ी के अलग अलग दोस्त थे। और पूरे वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने पूरा इंतज़ाम हमारा खाने का किया था। बहुत याद आती है इन दोस्तों की। एक्चुअली मेरा भी बहुत बड़ा गुजराती कनेक्शन है, आपको मैंने ये बात बोलना भूल गया। मेरे जो ग्रैंडफादर थे, मतलब मेरे जो नाना थे, वो उनके जमाने में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। और बॉम्बे में क्या बोलते हैं ना, वन ऑफ द फर्स्ट सेवन रिचेस्ट में से थे तभी। अंबानी और इन सब के साथ इनका बैठना उठना। बैठना। तो ये गुजराती में ही बात करते थे। क्या और बात। आज भी वो है, आज भी वो ऐसे गुजराती में बात करते हैं जैसे कि मतलब वो गुजराती है। तो इसलिए मैं आपको जो स्टार्ट में आपको आपने मुझसे पूछा कि, तो मैं बहुत अच्छी तरह से मैं समझता हूँ गुजराती। मैं बोल नहीं पाता हूँ लेकिन मैं समझता हूँ। और मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है कुणाल पांचाल, कॉलेज से मेरा दोस्त है, और वो भी गुजराती है। तो उनसे बहुत कुछ, उसकी फैमिली से बहुत कुछ गुजराती सीख, तो मैं मेरा एक कुछ है नाता गुजराती के साथ। ग्रैंडफादर का नाम हमें सुनना। अरविंद दिवेकर जी। एक बार फिर मैं आऊंगा मुंबई, इंटरव्यू एक और मुकाम पे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
आपने आपका समय नंबर है, निकाला। मेरा नंबर है आपके पास, कभी भी फोन करो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो हमारे लिए वही चिराग भाई रहने वाले हैं आने वाले दिनों में, कई सारी अच्छी फिल्में आ जाने के बाद। तो मैं फिर एक बार चिराग भाई से मिलूंगा। ऑडियंस के लिए मैं मतलब जब एक अच्छा माहौल होगा तो मैं मुंबई जाऊंगा, और 3-4 वीडियो हम बनाएंगे साथ में। तो चिराग भाई, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।